टुडे वी हैव मानिक विद अस जिन्होंने 25 साल की उम्र में 17 लाख की गाड़ी खरीदी है। गाड़ी का प्राइस पॉइंट वाज 17 लाख, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ये गाड़ी 15.2 लाख में परचेज की। यू वेंट फॉर एन ईवी कार, पेट्रोल नहीं लिया आपने। आने वाले 5-10 सालों में क्या डिफरेंस पड़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी? टोटल खर्चा 5 इयर्स का इंक्लूडिंग द कार परचेज, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, राउंड अप करके 20 लाख आ रहा है। क्रेटा का 29.6 लाख, 9 लाख 10 लाख का डिफरेंस। एग्जैक्टली। ईवी का रीसेल इज लोअर देन लेट्स से अ पेट्रोल का, उसका भी जुगाड़ निकाला, यू नो मी। हाउ डिड यू प्लान योर एंटायर प्रोसेस ऑफ बाइंग द कार? एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है 24-10 का। 20% डाउन पेमेंट दो, 4 इयर्स का लोन लो, EMI आपका 10% ऑफ इनकम होना चाहिए। ये एकदम स्ट्रॉन्ग रूल है और मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ, तो आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। इन सब चीजों के बाद भी गाड़ी एट द एंड ऑफ द डे डेप्रिशिएटिंग एसेट ही है। व्हाई डिड यू नॉट कंसीडर गेटिंग अ सेकंड हैंड? हाय मानिक, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। टुडे वी हैव मानिक विद अस जिन्होंने 25 साल की उम्र में एक 17 लाख की गाड़ी खरीदी है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट हम ये समझ जाएंगे कि कैसे आप भी एक चीज़ कर सकते हो एक यंग एज में, एंड क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या हिडन चार्जेस होते हैं, एंड प्रॉब्ली व्हाट आर द नाइस स्कीम्स दैट यू कैन चूज़ जिससे कि आपको अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। सो ओवर टू यू मानिक, हाउ आर यू, क्या चल रहा है? बहुत ही बढ़िया एंड ग्लैड टू बी बैक। पहले वाले एपिसोड पे काफ़ी प्यार मिला, तो वेरी हैप्पी टू बी बैक एंड होपफुली गाड़ी का जर्नी भी मैं उतनी ही सिंप्लिसिटी से समझा पाऊँ जैसे मैंने अपने पोर्टफोलियो की जर्नी बताई। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस्ड अराउंड कि कैसे आपने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया इन सच अ यंग एज, एंड आई थिंक इवन आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ दैट। कौन सी गाड़ी ली है अभी वो बताओ? मैंने MG विंजर एसेंस लिया है। सो इट्स अ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड तो ऑफकोर्स ये पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं कि EV क्यों, पेट्रोल क्यों नहीं, एक्सेट्रा। बट या इन शॉर्ट MG विंजर एसेंस। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? दे वर ऑलमोस्ट शोइंग ऑफ, माई पेरेंट्स वर शोइंग ऑफ टू अदर्स कि मेरे बेटी ने रिलेटिव्स को भी। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो वेरी रिसेंटली डैड के फ्रेंड के घर हम गाड़ी लेके गए थे, तो डैड बता रहे थे देखो इतना स्पेस है, इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, इतना अच्छा पैनोरामिक मून रूफ है एंड व्हाट नॉट। सो या रियली अ वेरी नाइस फीलिंग। वो एक पेरेंट्स की तरफ से जब वो आती है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। हाँ, वो मॉम की आंखों में वैसे तारे चमकते हुए दिख जाते हैं, तो एंड दैट इज जस्ट हार्ट वार्मिंग। डेफिनेटली यार। But again, I have a very contradictory question, if I may say. At this age, because I know you are so big on personal finance, 25 साल की उम्र में क्यों गाड़ी लिया, and why did you not spend or invest rather the entire money in your portfolio? राइट, तो इसका बहुत ही, एज यू सेड, आई एम अ वेरी बिग नर्डी गाय इनटू फाइनेंस, राइट। तो ये भी बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन था, ऐसा नहीं था कि फ्रिवलियस था या बहुत ही इमोशनल था। आई वुड से इट वाज अ मिक्स ऑफ बीइंग इमोशनल परचेज प्लस अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस एज वेल। तो जैसे आप सबको पता है विथ माई प्रीवियस पॉडकास्ट कि माई पोर्टफोलियो इज एट अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। तो जो ये गाड़ी का प्राइस पॉइंट है दैट वाज 17 लैक्स, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ये गाड़ी 15.2 लैक्स में परचेज की। एक्चुअली इसकी ऑन रोड प्राइस 17.2 के आसपास है, गिव और टेक, योर सिटी के हिसाब से चेंज होता है प्राइस, बट मैंने 15.2 में खरीदी। तो ऑलरेडी एक वो एंगल आ गया, प्लस मैंने डाउन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया, तो उससे भी मुझे, अगर आप पॉइंट्स के डायरेक्शन से देखो तो 40-50,000 पॉइंट्स भी मुझे वापस मिले, a worth of points I mean. So that effectively brings down my purchase price to less than even 15 lakhs. So of course वो calculation था, and the reason for the purchase was कि जो हमारी previously family owned car थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। मतलब 17 साल पुरानी गाड़ी है, it was just worn down like anything। इतना बार बार विंडोज़ में प्रॉब्लम आ रही है, लॉक नहीं खुलता है, विंडो खोल के लॉक खोलना पड़ता था एंड व्हाट नॉट। तो आई फील आई कैन अफोर्ड इट नाउ। इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट भी नहीं करेगा, बिकॉज आपको मैं कैलकुलेशन ब्रेकडाउन भी समझाऊंगा। सो इट वाज अ मिक्स ऑफ इमोशनल डिसीजन प्लस फाइनेंशियल एंगल से भी। ऑफकोर्स आई एम मानिक एंड आई कांट रियली लेट गो ऑफ दैट फाइनेंशियल प्रूडेंस एस्पेक्ट। तो वो भी एक एंगल ऑफकोर्स था, एंड दैट्स वाई 1-2 महीना सोच के उसके बाद ही मैंने ये परचेज की। परफेक्ट। लेकिन लॉन्डो के अंदर एक वो चीज़ होती है ना कि यार क्रेटा लेनी चाहिए, ब्रेजा लेनी चाहिए। व्हाई डिड यू गो फॉर एन ईवी? करेक्ट। तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन जिनसे भी मैंने बात की ना, सिर्फ 1 या 2 फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंडेशन दी कि आप EV लो, बाकी सारे एक तो अनअवेयर है, दूसरा उनका जस्ट डिफ़ॉल्ट
थॉट प्रोसेस ऐसा है कि यार पेट्रोल और डीजल ही अच्छा है, ईवी इज ट्रैशी, ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी का, बहुत प्रॉब्लम देता है, बीच में चार्ज खत्म हो जाएगा एंड व्हाट नॉट। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे एकदम चीज़ें हैं एंड आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में नहीं रह रहे हो तो यू हैव मोर देन इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर इवन टू ट्रैवल इंटर सिटी। इंट्रा सिटी तो बेस्ट है ही बिकॉज यू डोंट नीड टू ट्रैवल वेरी फार, तो इंट्रा सिटी इज़ ग्रेट ऑफ कोर्स, ईवी इज़ ग्रेट, बट इंटर सिटी भी आप वेरी इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो लेट्स कम डाउन टू द कॉस्टिंग ऑफ इट कि Yeah. कितनी की आपको कार पड़ी, करेक्ट, हाउ वाज द डिस्काउंट लाइक, टेल अस द ब्रेकडाउन। राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है MG विंजर का, विच इज़ द एसेंस, नॉट द प्रो वर्जन। प्रो वर्जन का मतलब है बैटरी पैक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, विच मीन्स जो रेंज होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। मेरी गाड़ी का जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली समझो इन रियल वर्ल्ड 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर्स एक चार्ज पे चल जाती है गाड़ी, राइट। तो जो इसकी MG विंजर एसेंस की जो प्राइस है वो ऑन रोड मुंबई में आई थिंक 17.6 मुझे कोट किया गया था जब मैंने फर्स्ट टेस्ट ड्राइव ली। इसके पहले मैंने और भी 2-3 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी, अगर आपको जानना है तो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट एज वेल, बट 17.6 मुझे कोट किया गया था। एंड एक अच्छी बात क्या थी, एट द टाइम ऑफ परचेज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक EV पॉलिसी निकाली थी कि जो फर्स्ट 10,000 कार्स है आफ्टर द पॉलिसी अनाउंसमेंट उनको 10% या 1.5 lakhs विच एवर इज लोअर उतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा EV परचेज पे, टू प्रमोट EV कार बाइंग एंड व्हाट नॉट। एंड छोटे छोटे बेनिफिट्स भी अभी अभी आए हैं, जैसे अटल सेतु जो मुंबई में है उनको EV कार्स को टोल एग्जेम्प्ट है कम्प्लीटली एंड कपल ऑफ अदर एक्सप्रेस हाईवेज एज वेल, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो 1.5 lakhs तो यहाँ पे डिस्काउंट मुझे मिल ही गया। एंड और भी थोड़ा डिस्काउंट लेने के लिए मैंने 2-3 डीलरशिप्स को कांटेक्ट किया। एक डीलरशिप से लेट से एक कोट मिला, मैंने दूसरे डीलरशिप को बोला कि मेरे पास ये कोट है, आप कुछ बेटर कर सकते हो तो मैं आपसे गाड़ी लूंगा। तीसरे को बोला कि मेरे को दूसरे से ये मिला है, ये मिला, राइट। थर्ड वाले को मैं वापस से फर्स्ट वाले के पास लेके गया कि भाई मेरे को ये कोट मिला है, तू इतना महंगा बोल रहा है, मैं तो तेरे से नहीं खरीदूंगा अनलेस यू मैच दिस कोट और गिव मी समथिंग बेटर। सो दैट इज हाउ 50-60,000 मुझे और ज़्यादा सस्ता मिल गया। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको पता है मैं डबल डिप स्ट्रैटेजीज में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैंने वो भी नेगोशिएट किया कि मैं क्रेडिट कार्ड से परचेज करूँगा, जिसकी वजह से मुझे अराउंड 1.3% एक्स्ट्रा देना पड़ा मेरे डाउन पेमेंट का, बट स्टिल दैट वाज वर्थ इट, 1.8% समथिंग लाइक दैट। सो मैंने क्रेडिट कार्ड से परचेज किया एंड नेट जो मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ विच इज़ एक्सिस एटलिस, अगर आप बेस कन्वर्जन देखोगे उसका अराउंड 4% है, एक स्वाइप पे आपको 4% बैक मिलता है, तो स्टिल आई रिकवर्ड मोर देन 2.3% फ्रॉम दैट स्वाइप। और अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर मैं उसको होटल बुक करने के लिए यूज़ करूँ तो इफेक्टिवली 7-8% का रिवॉर्ड रेट मुझे मिल जाता है। तो मैंने डाउन पेमेंट कितना दिया, 7.3 lakhs का डाउन पेमेंट दिया, उसमें से समझो 1.8% माइनस कर दो, बाकी का जो 5 पॉइंट समथिंग बचा है वो मुझे बेनिफिट्स मिल गए क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की वजह से। सो द प्राइस स्टार्ट्स विथ 17 पॉइंट समथिंग, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से जो उनका पॉलिसी था 1.5 lakhs डिस्काउंट, फिर कार डीलरशिप्स को मैंने कम्पीट करवाया उसके वजह से डिस्काउंट, उसके ऊपर मैंने क्रेडिट कार्ड से डाउन पेमेंट किया तो और भी मुझे इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स मुझे वापस से वैल्यू मिला। और जो पॉइंट्स का वर्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे एकदम टू द डॉट याद नहीं है, बट 40,000-50,000 वर्थ ऑफ पॉइंट्स भी मुझे वापस मिले इन टर्म्स ऑफ होटल बुकिंग्स। सो नेट जो मेरा कॉस्ट है इफ यू गो टू सी इज इवन लोअर देन 15 lakhs। दिस इज अ क्रेजी थिंग कि ये दो, सबसे क्रेजी चीज तो मुझे ये पता चली कि यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट मल्टीपल डीलरशिप्स और उनमें compete करा सकते हो। करेक्ट, इट्स अ वेरी ग्रेट हैक टू नो। प्लस द क्रेडिट कार्ड थिंग, मतलब लोग शायद ऐसा सोचते भी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से यू वुड बाय अ कार, राइट। लोगों का सबसे पहला इंस्टिंक्ट होता है या तो मैं आउटराइट पूरा अमाउंट पे कर दूं या फिर आई टेक अ कार लोन। करेक्ट। तो I would like to understand कि why did you not go exactly in that direction? One, I understand कि of course you are getting so many points and ये सारे conversions and everything है, but why not the conventional way? You went to get a loan or something, and knowing कि आपके portfolio का range कैसा है and how it is, you could have paid the entire amount. करेक्ट, वो भी आपने नहीं किया. Why did you do that? राइट। सो कमिंग राइट टू द पॉइंट, जो मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है उसमें से अराउंड मैंने 6 to 7 lakhs रखे थे, अप्रॉक्सीमेटली 6.3 lakhs मैंने लिक्विड कैश रखा था फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि अगर मार्केट साइडवेज चले जाता है या गिर जाता है तो आई कैन डिप्लॉय दैट मनी। एंड देन फिर मुझे थॉट आया इस कार परचेज का, तो ऑलरेडी वो लिक्विड कैश मेरे पास पड़ा था, तो मैं उसको दो चीज़ के लिए यूज़ कर सकता था, या तो गाड़ी के लिए
या तो कार परचेज के लिए। अभी इसमें भी मैंने थोड़ा सा फाइनेंस एंगल डाला कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग द वीडियो, मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले गाड़ी ली थी। उस मोमेंट पे तो मुझे लगा था कि मार्केट इज़ नॉट बूमिंग एनी टाइम सून। मुझे लगा कि एटलीस्ट 4-5 मंथ्स का एक लल पीरियड या थोड़ा सा साइडवेज या मे बी डाउनवर्ड्स पीरियड आ सकता है मार्केट में। इसलिए मैंने सोचा कि माइट एज वेल इस लिक्विड कैश से मैं डाउन पेमेंट कर देता हूँ, एंड विथ माई इनकम नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में जितना मैं डाउन पेमेंट कर रहा हूँ उतना मैं कोशिश कर सकता हूँ मे बी वापस से पोर्टफोलियो में लिक्विड कैश जमा कर दूँ फॉर अपॉर्चुनिटीज़। एंड दैट्स हाउ आई थॉट अबाउट इट। गॉट इट। कुछ ऐसा हिडन कॉस्ट होता है क्या व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ कार? सो एक्चुअली आपको जो कॉस्ट है, आपको ये तो मैंने बता दिया, बट देन इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आती है वो ऑप्शनल होती है ज़रूर, बट इट्स गुड टू हैव। एंड अगर आप गाड़ी ले ही रहे हो तो आपको टेंशन फ्री रहना है माइंड से, राइट? तो कुछ कुछ चीज़ें जैसे आप, बाय द वे, कार डीलरशिप से आप इंश्योरेंस पे भी बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हो, जस्ट गिविंग दैट बोनस टिप। या बट अगर आप देखोगे तो अगर आपको वारंटी है, जैसे मुझे 3 ईयर वारंटी मिली थी विथ माई परचेज, बट एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपको लेनी है तो 2-3 साल की, और अगर एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए आपको 33,000 भरना पड़ता है इन माई केस। तो वो एक कॉस्ट था जो मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था। सो दैट हैपेंड, दैट इज़ अगेन ऑप्शनल जैसे मैंने आपको बोला, बट आई वॉन्ट टू बी फ्री इन माई माइंड कि मुझे टेंशन नहीं लेना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई डाउन द लाइन, 4th ईयर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मेरी 3 ईयर वारंटी तो खत्म हो गई, 4th-5th ईयर में क्या करूँगा, राइट? 5th ईयर के बाद ठीक है, आई हैव स्पेंट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम विद द कार एंड आई कैन डील विद दैट लेटर। बट वो 2 ईयर्स का वारंटी पीरियड आई वॉन्टेड टू एक्सटेंड, वो एक चीज़ है। फिर एंड अनगिनत आप एक्सेसरीज भी डलवा सकते हो अपनी गाड़ियों में, जैसे मैट्स हो गए, व्हील क्लैडिंग होता है, बम्पर प्रोटेक्टर होता है एंड वॉट नॉट। तो वो आपके ऊपर है, एंड जो भी सेफ्टी रीजंस की वजह से ज़रूरी है वो मैंने किया, एंड क्लिनलीनेस पर्सपेक्टिव से भी। एंड बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे मॉइस्चर बहुत बिल्डअप हो जाता है गाड़ी में जिसकी वजह से बदबू आने लग जाती है, तो मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट का भले ही छोटा कॉस्ट होता है बट वो रेकरिंग कॉस्ट होता है टू कीप द कार फ्रेश। आपको मैट्स चाहिए ताकि जो डर्ट है वो गाड़ी के जो फैब्रिक है उसमें नहीं चले जाए। मैट्स आपको आराम से 5-6,000 का पड़ जाता है, वारंटी आपको मैंने बताया 33,000 का पड़ जाता है। जो भी एक्सेसरीज है, जैसे डोर के गार्ड्स है, आप दरवाज़ा खोलते हो तो वॉल को नहीं लगे या दूसरी गाड़ी को नहीं लग जाए, ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहे, उसका 2-3,000 चले जाएगा। एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, डिपेंड्स ऑन व्हाट एक्सेसरी यू वांट। तो ऐसे अनगिनत एक्सेसरीज है, तो उसमें भी काफ़ी स्लोली कॉस्ट बढ़ जाता है। एंड या दैट्स इट। तो ये हिडन कॉस्ट आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए कि भले ऑप्शनल है बट इट्स गुड टू हैव, ताकि आपका माइंड फ्री रह सके। समथिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज यू वेंट फॉर एन ईवी कार, करेक्ट। पेट्रोल नहीं लिया आपने। आने वाले 5-10 सालों में हाउ मच एंड हाउ ऑफन यू ड्राइव द कार, क्या डिफरेंस पड़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी कि मैं कितना पेट्रोल खर्च कर रहा हूँ कंपेयर्ड टू कि मैं अपनी ईवी चार्ज कर रहा हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलरली ट्रैवल कर रहा हूँ? व्हाट इज़ द डिफरेंस लाइक? तो इसमें एक काम करते हैं, मैंने ना चैट जीपीटी में एक बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट डाला है कि फीचर कंपेयर्ड कौन सा, लेट्स से क्रेटा हम चूज़ कर लेते हैं बिकॉज आपने बोला सबसे पॉपुलर गाड़ी क्रेटा है पेट्रोल में, राइट? तो फीचर कंपेयर्ड जो वेंजर एसेंस प्लस क्रेटा का SXO पेट्रोल मुझे दिखा रहा था चैट जीपीटी पर कि ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स है। एंड आपको मैं ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ कि एक तो प्राइस डिफरेंस क्या है, क्या ईवी महंगा है या सस्ता है, ओवर टाइम क्या कॉस्ट हो गया, वो सबका हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट से। तो पहले तो मैं आपको वेरिएंट्स बता देता हूँ कौन से मैंने चूज़ किए हैं। MG विंजर एसेंस जो है 38 किलोवाट का बैटरी पैक, ऑन रोड मुंबई में 17.15 लाख दिखा रहा है चैट जीपीटी। एंड Hyundai क्रेटा SX ऑप्शनल वर्जन IVT पेट्रोल 1.5 लीटर इंजन का 21.06 लाख बता रहा है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 4 लाख का डिफरेंस है एज पर चैट जीपीटी इन दोनों में, जब हम फीचर कंपेयर्ड वेरिएंट्स देख रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने कुछ अजम्पशंस भी लिए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पेट्रोल का प्राइस मैं 103.5 पर लीटर अज्यूम कर रहा हूँ, और बाय द वे ये 5-10 ईयर्स में बढ़ने ही वाला है, ना कि घटेगा, राइट, गिवन द पास्ट ट्रेंड। बट मैं फिर भी यही अज्यूम कर रहा हूँ कि पेट्रोल का प्राइस 103.5 पर लीटर रहेगा, और माइलेज जो मैं क्रेटा का ले रहा हूँ वो है अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स पर लीटर। ऑलराइट, गोइंग फॉरवर्ड, जो मैंने ईवी का एफिशिएंसी लिया है वो लिया है 8.1 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, जो चैट जीपीटी ने ही दिया है, और आप राउंड ऑफ कर सकते हो टू 8 या 8.1, जो भी, फॉर मैथ्स, इजी मैथ्स। होम इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट होता है वो 11 रुपीज़ पर किलोवाट आवर होता है,
और टिपिकली चैट जीपीटी ने अज्यूम किया कि मुंबई रेजिडेंशियल में 10% चार्जिंग लॉस भी ब्लेंड होता है। एनुअल किलोमीटर्स जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो है 15,000 किलोमीटर्स इन बोथ द केसेस, चाहे वो क्रेटा हो या MG विंजर हो, तो 75,000 किलोमीटर्स ओवर 5 ईयर्स। जो अभी रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर आ रहा है वो क्या है, क्रेटा का पेट्रोल का 8.63 पर किलोमीटर आ रहा है, whereas विंजर ईवी का आ रहा है 1.36। तो लेट्स सी कि ओवर द 5 ईयर्स हम कितना पैसा बचाएंगे, क्या हमें क्रेटा में ज़्यादा पैसा बच रहे हैं या ईवी में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपफ्रंट ही आपको 4 लाख तो बच जा रहे हैं, बिकॉज 17.15 लाख MG विंजर एसेंस मॉडल दिखा रहा है, Hyundai क्रेटा 21.06 लाख दिखा रहा है। फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की पहले मैं बात करूं तो खर्चा दिखा रहा है MG विंजर का 1,02,000 ओवर 5 ईयर्स, विच इज 75,000 किलोमीटर्स इंटू 1.36 रुपीज पर किलोमीटर। Hyundai क्रेटा का ऑलमोस्ट 6.5 लाख दिखा रहा है, अगेन अ सेविंग्स ऑफ 5 lakhs ओवर ईयर, अगेन अज्यूमिंग 75,000 किलोमीटर्स इंटू 8.63 रुपीज पर किलोमीटर। इंश्योरेंस की अगर आप बात करो तो MG विंजर का चैट जीपीटी के हिसाब से 80,000 के आसपास आ रहा है ओवर द 5 ईयर्स, whereas क्रेटा का आ रहा है बिकॉज इट्स अ स्लाइटली बिगर कार और थोड़ा मोर एक्सपेंसिव कार भी है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका 20,000 बच रहा है। सर्विसेज की अगर बात करें तो जैसे MG विंजर में मोटर है ना कि इंजन, राइट, whereas क्रेटा में इंजन है, तो यहाँ पे 25,000 दिया है MG विंजर के लिए कॉस्ट, whereas क्रेटा के लिए 60,000 लिखा हुआ है। ब्रेक पैड्स चेंज करना है तो वो भी 8,000 MG विंजर के लिए और 12,000 क्रेटा के वेरिएंट के लिए। टायर्स 40,000 फॉर MG विंजर एंड क्रेटा 35,000, तो क्रेटा का यहाँ पे जीत होती है। होम चार्जर इंस्टॉलेशन की भी मैं बात कर लेता हूँ। मेरा पर्सनल केस में मुझे अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आया राउंड अबाउट 11,000, वो भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर को देना पड़ा। मेरे जो कार परचेज था उसके साथ तो ये फ्री था, इंक्लूडेड था, बट मैं आपको फिर भी अज्यूम कर रहा हूँ कि 15,000 मुझे इंस्टॉलेशन में लगता है, बट जो एक्चुअली मेरे केस में एटलीस्ट नहीं लगा है। और क्रेटा में तो ऐसे कुछ चीज़ ही नहीं है इंस्टॉलेशन का, तो यहाँ पे भी क्रेटा का कॉस्ट इज 0। टोटल खर्चा जो मेरा 5 ईयर्स का खर्चा इंक्लूडिंग द कार परचेज, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, राउंड अप करके मैं बता रहा हूँ 20 लाख आ रहा है। एक्चुअली इट्स 19.8 लैक्स, बट 20 लाख पकड़ो। क्रेटा का आ रहा है 29.6 लैक्स। दैट इज क्लियर कट 9 लाख 10 लाख का डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि आपको अप फ्रंट कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है अगर आप स्मार्टली डिसीजन लो। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 17 में तो गाड़ी ली भी नहीं है, नेट कॉस्ट तो मेरा 15 के भी नीचे है, करेक्ट। एंड दैट इज वेयर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मानिक कम्स इन, कि कैसे आप डील निकाल सकते हो, क्या आप कर सकते हो ताकि आपका प्राइस और भी कम हो जाए। दैट इज मी। लेकिन लोग अब ये कमेंट करेंगे कि अगले 4 साल 5 साल या इवन 10 साल में बैटरी तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, देन हाउ इज दैट जस्टिफाइड? करेक्ट, उसके लिए भी बहुत ही ब्रिलियंट सा आंसर है। अगर आपने ऑलरेडी कमेंट नहीं किया है तो मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे MG विंजर का जब मैंने परचेज किया था उन्होंने लाइफ टाइम बैटरी वारंटी भी दिया है। बाय लाइफ टाइम व्हाट आई मीन इज 15 साल के बाद तो यू हैव टू चेंज योर कार अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो 15 साल की भी अगर हम अजम्पशन करें कि बैटरी का वारंटी है, MG विंजर एटलीस्ट MG ये बोलता है कि अगर आपका जो बैटरी हेल्थ है वो सर्टेन परसेंटेज के नीचे चले जाता है तो मे बी बैटरी पूरा रिप्लेस नहीं करेंगे बट बैटरी के सेल्स रिप्लेस करके दे देंगे। एंड आपको 15 साल तक ये बेनिफिट है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक हार्डली कोई 15 साल गाड़ी रखता है, राइट। यू जनरली चेंज 7-8 ईयर्स में, 10 ईयर्स में एक्सेट्रा, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। हाँ चलो, एक हिट मैं आपको बोल सकता हूँ कि कहाँ पे डिसएडवांटेज है, वो होता है रीसेल में। उसका भी बहुत ही एक फैंटास्टिक मैंने आपको मैं बता सकता हूँ, मैंने जुगाड़ कुछ निकाला है, कुछ तो जुगाड़ निकाला है, यू नो मी। तो रीसेल में हाँ आई अग्री कि ईवी का रीसेल इज लोअर देन लेट्स से अ पेट्रोल कार और अ डीजल कार। बट आप सबको, अगर आपने प्रीवियस पॉडकास्ट देखा है तो आपको पता होगा मैं एक बिजनेस भी रन करता हूँ, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी क्रिएट की है। मैं क्या करने वाला हूँ, अब मेरी जो गाड़ी डेप्रीशिएट होगी इसको मैं क्लेम कर सकता हूँ अगेंस्ट माई इनकम। तो मेरा इनकम जो है वो ऑफसेट होते जाएगा एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द कार गेटिंग डेप्रीशिएटेड। तो वो मैं जो डेप्रीसिएशन का कॉस्ट है वो भी मैं अपने इनकम से ऑफसेट कर दूंगा, विच इज़ एक्सट्रीमली लीगल एंड राइट। तो मेरा इनकम वहाँ से ऑफसेट हो जाएगा, प्लस मैं गाड़ी रीसेल भी करूँगा। तो टेक्निकली जो मेरा कॉस्ट यहाँ पे बता रहा है 20 लाख का, वो और भी कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनकम अपना बचा रहा हूँ बाय क्लेमिंग द डेप्रीसिएशन, एंड देन मैं रीसेल भी करूँगा ही ऑफकोर्स सम टाइम और द अदर, राइट। उसमें मे बी आप चलो 30-40% मेरे को वैल्यू वापस से मिलेगी मेरे गाड़ी की, विच इज़ इवन इफ आई गेट 5-6 lakhs
इट्स ओके राइट. मैंने तो 15 लाख में खरीदी है 17 लाख की गाड़ी, उसका 30% इज स्टिल अप्रॉक्सीमेटली 5.5-6 lakhs. तो अगर उतना भी मुझे मिल गया विच इज़ मोर देन इनफ. ये भी मैं बहुत अग्रेसिवली मैंने कम कर दिया है कि 30% ही मुझे मिलेगा. 35-40% तो मिल जाना चाहिए. So since we are on the topic of income and how you're offsetting it, how did you plan your entire process of buying the car? क्योंकि लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता है, उनकी लाइफ का एक एसेट होता है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदनी है. How did you plan it out? And किसी के नेटवर्थ का एग्जैक्टली कितना होना चाहिए या ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए कि इतनी है मेरे पास तो मैं इतने की कार ले सकता हूँ? एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जो होता है 24-10 का. यानी आप 20% डाउन पेमेंट दो, 4 years का लोन लो और आपका जो EMI होता है वो आपका 10% ऑफ इनकम होना चाहिए. ये एकदम रूल है और मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता हूँ. तो आपको मैं बताऊंगा कि मैं एग्जैक्टली क्या फॉलो करता हूँ. पर्सनली आई लाइक टू कीप इट एक्सट्रीमली सिंपल. तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि अगर मैं 6-7 lakhs का डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, मेरा ओवरऑल नेटवर्थ का इट इज़ नॉट लाइक अ 50-60% ऑफ माई नेटवर्थ राइट. तो इट इज़ मे बी इन सिंगल डिजिट्स मेरे नेटवर्थ का. तो हाउ आई प्लान इट इज़ कि 5-7%, 8% ऑफ माई नेटवर्थ का मैं डाउन पेमेंट दे रहा हूँ विच इज़ नॉट अ वेरी बिग हिट. एंड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मैं अग्रेसिवली सेव करके वापस से रिकवर करने की कोशिश करता हूँ वो जो डेफिसिट है 7-8% का. सो 7-8% था मेरे नेटवर्थ का, इसलिए मैंने उतना डाउन पेमेंट दिया. बाकी का मैंने लोन ले लिया. लोन भी मैंने ऐसे लिया कि इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. मतलब 16,000 के आसपास का EMI है मेरा. वो भी मैं एक्चुअली जल्दी क्लोज करने की कोशिश करूँगा बिकॉज पर्सनली आई डोंट लाइक रिकरिंग पेमेंट्स. मुझे अच्छा लगता है कि एक साथ हेफ्टी पेमेंट दे दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मे बी दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट फाइनेंशियल सेंस नहीं बनता है उसका कि आपको टेक्निकली लोन लेना चाहिए एंड इन्वेस्ट करना चाहिए और वॉट नॉट. बट मेंटली सेन रहना भी और शांत रहना भी मुझे बहुत पसंद है. लोन की भी मैं आपको बताना चाहूँगा बिकॉज मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है. मुझे लोन भी आप गेस करो कितने में मिला होगा. कितने में आपको लगता है एक कार लोन मिलता है? 15%, 17%? नहीं. सो जनरली 9-10 के आसपास कार लोन मिल जाता है. बट बिकॉज मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है एंड ऑफ कोर्स मैंने वहाँ भी नेगोशिएट किया अलग अलग बैंक से, मुझे 7.8% में लोन मिल गया राइट. तो दैट वाज आल्सो अ ग्रेट थिंग. एंड आप छोटा सा एंगल अगर आप देखोगे, इन्फ्लेशन का भी एंगल आता है. इन्फ्लेशन आप पकड़ो 6% के आसपास होता है, 6-7% के आसपास. मुझे लोन कितने का मिला है? 7.8% का. तो जो मैं इफेक्टिवली 16,000 भर रहा हूँ उसका भी वैल्यू ओवर द नेक्स्ट 5 years को जो मैंने टेन्योर लिया है, 16,000 5 years डाउन द लाइन विल नॉट बी वर्थ 16,000 व्हाट इट इज़ वर्थ टुडे. तो वो भी मैंने कैलकुलेशन किया. बट टू बी ऑनेस्ट मैं उसके पहले ही लोन क्लोज कर दूंगा जितना जल्दी मैं कर सकूँ, जस्ट टू बी फ्री इन माई माइंड. तो ये पूरा प्रोसेस तो आपने अपने लिए फॉलो किया, बट किसी और को अगर लोन लेके करना हो ये सेम चीज़, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए उनके लिए? कितने की लोन लेनी चाहिए, कितना इंटरेस्ट पे करना चाहिए और कितने टेन्योर के लिए वो चीज़ करनी चाहिए? सो ये थोड़ा सा है ना पर्सनलाइज्ड होता है. अभी फॉर एग्जांपल जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं. एक व्यूअर हो सकता है जिनके पास बहुत हेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके बच्चे होंगे, उनको पेरेंट्स की ख्याल रखनी पड़ती होगी. फिर दूसरे टाइप ऑफ व्यूअर्स होंगे जो मे बी किसी का भी ध्यान नहीं रखने, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट मैरिड, दे कैन हैंडल ऑल एक्सपेंसेस आराम से, फिर भी उनके पास सेविंग्स बच रही है. तो दोनों के लिए अलग आंसर्स होंगे. बट मेरा थॉट प्रोसेस मैं समझाना चाहूँगा. अगर आपके लिए EMI कंफर्टेबल है, विच इज़ 16,000 फॉर मी इज़ कंफर्टेबल एंड मैं वेरी जल्दी उसको भी क्लोज करना चाहूँगा. मेरे को 16,000 का भी EMI नहीं चाहिए तो मैं और पेमेंट करूँगा. बट अगर आपके लिए कंफर्टेबल है, यू डोंट हैव टू स्ट्रेच योर सेल्फ, देन इज़ व्हेन यू कैन टेक दी लोन. तो उतना अमाउंट आप लोन डिसाइड कर सकते हो. एंड जब तक आप डाउन पेमेंट उतना अरेंज नहीं कर पाते कि आपका EMI कंफर्टेबल हो जाए, तब तक आप गाड़ी मत लो. तो मैं ना आपको कोई बुलशिट रूल नहीं देना चाहता कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं. अगर आपके लिए कंफर्टेबल है, अभी किसके लिए हो सकता है 5% इनकम का EMI भी कंफर्टेबल नहीं हो, किसी के लिए हो सकता है 15-20% EMI भी उनका मंथली पेचेक का कंफर्टेबल हो. अगेन वेरी सिचुएशनल. तो आपको ऐसे इमेजिन करो कि आपके लिए अगर 20,000 का EMI इज फाइन, आप 17,000 रखो, 16,000 रखो, तो यू आर मोर देन कंफर्टेबल विद द EMI एंड ट्राई टू क्लोज इट अर्ली एज पॉसिबल. आपको बोनस मिलता है या फॉर वट एवर रीज़न आपके पास कुछ लमसम पैसा हाथ में आता है, हमेशा लोन जल्दी क्लोज करो सो दैट यू आर अगेन वेरी चिल इन योर माइंड कि कुछ आपके पास लाइबिलिटीज़ नहीं है. नहीं तो दिस इज़ दी ओनली लोन दैट आई हैव एवर टेकन एंड वो भी मैं जल्दी क्लोज करना चाहूँगा. बिकॉज जितना कम रिकरिंग पेमेंट्स ना, उतना आपके पास फ्रीडम होता है कुछ भी करने का. आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हो
you would have to worry about what if you lose your job, what if something happens to you, XYZ. तो जितने liabilities आपके ऊपर कम होंगे, that's उतना better for your mind. बट इन सब चीजों के बाद भी गाड़ी एट द एंड ऑफ द डे डेप्रिशिएटिंग एसेट ही है. Correct. व्हाई डिड यू नॉट कंसिडर गेटिंग अ सेकंड हैंड कार? So very two simple reasons. First of all, I can afford a first hand car, and it was kind of an emotional reason कि यार एक कुछ भी बोलो बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है कि ये यूज्ड कार है. जैसे आप बचपन में हमें कैसे मॉम डैड के फ़ोन मिलते थे यूज्ड फ़ोन्स, तो एक अपना वाला फीलिंग नहीं आता है और यू फील वेरी प्राउड व्हेन यू आर बाइंग अ फर्स्ट हैंड कार. दैट इज़ जस्ट मी. मे बी आपके लिए वो केस नहीं होगा या व्यूअर्स के लिए वो केस नहीं होगा, बट आई फील कुछ चीज़ें ही मुझे बहुत अच्छी लगती है स्पेंड करने के ऊपर, जैसे ट्रैवल हो गया, कार्स हो गई, एंड इवन फॉर दैट मैटर हाउस, राइट. तो ये सर जो बिग एक्सपेंसेस है, आई वॉन्ट टू डू इट व्हेन आई कैन, और फर्स्ट हैंड ही चाहिए मुझे. आई डोंट वॉन्ट अ यूज्ड iPhone 18, iPhone 17, जो भी बकवास निकल रहा है आजकल. I always want a first hand car, phone, gadget, whatever I want. I will only buy it when I can really afford it. तो that is the reason. And आपको जैसे पॉडकास्ट में भी मैंने बताया कि एंड जो डेप्रिशिएटिंग वाला एंगल है आपने बताया, वो भी मैंने कवर कर लिया. आपको जैसे बताया था कि बिजनेस में मैं इनकम को ऑफसेट कर सकता हूँ, तो डेप्रिसिएशन भी वहाँ से कवर हो जाएगा. ऑलराइट, विद दैट सेड आई थिंक मेरे सारे डाउट्स कवर हो गए. आई एम होपिंग कि ऑडियंस की भी काफ़ी सारी डाउट्स कवर हो गई होंगी. अगर कुछ बचा है, इफ़ यू want to know something more, comments में बताओ. Ask it out in the comments. Manik, I've requested Manik कि वो comments में आपका reply भी करे. So thank you so much for coming on the podcast. Thank you for having me once again, Vismay.